Hello students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. Please stay home, stay safe bete. Remember we are doing economics, the lesson number 1, Indian economy on the eve of independence, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था, ये हमारा फर्स्ट लेसन है। ठीक है, हमारा टॉपिक है बेटे डेमोग्राफी प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी, यानी जनता, जनसांख्यिकी। ठीक है, यानी आपका जो जनता है वो किस प्रकार के बेटे वहाँ की डेमोग्राफी प्रोफाइल, ठीक है, जनसंख्या का नेचर क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको डिस्कस करना है बेटे। देखिए डेमोग्राफी प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बेटे, फर्स्ट है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर बेटे। तो बोथ वर हाई, देखिए बोथ आर हाई। तो ब्रिटिश रूल के दौरान बेटे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई थे बेटे। बर्थ रेट आपकी थी 48%, ठीक है, 48% जनसंख्या आपकी बर्थ रेट होती थी, यानी कि अगर आज 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो अगले साल 148 लेंगे, यानी 80% से इंक्रीज हो जाती थी। डेथ रेट थी आपकी बेटे 40%, ये भी काफी हाई थी, देखिए आप सोच के देखिए बेटे। ठीक है, तो बर्थ रेट इज अराउंड 48% एंड डेथ रेट इज अराउंड 40% पर 1000 रिस्पेक्टिवली बेटे। ठीक है, पर 1000 रिस्पेक्टिवली। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या आपकी होती है, ठीक है, और इतनी ही मृत्यु दर आपकी होती है। इसका मतलब बेटे जो देश था वो काफी पॉवर्टी, काफी गरीबी से गुजर रहा था, क्योंकि जन्म दर हाई होने का मतलब है बेटे पीपल आर अनएजुकेटेड, लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें बेटे फैमिली प्लानिंग का कोई महत्व नहीं पता, नो इंपॉर्टेंस दे आर गिव टू देयर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता बेटे। और अगर डेथ रेट आपकी हाई, इट मींस देयर इज अ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है उस देश के अंदर बेटे। तो आपको पता लग गया जब दोनों हाई है, बर्थ रेट इज high and the death rate is also high, it means there is a complete poverty in India। ठीक है, complete poverty, बुरी तरह poverty, गरीबी से जूझ रहा था भारतीय देश। ठीक है, लोगों के पास इंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, जिसके कारण बेटे जिसके कारण आपकी बर्थ रेट बहुत हाई थी, और लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती थी बेटे, जिसके कारण डेथ रेट बहुत हाई थी। सो इट इज अ कंप्लीट पॉवर्टी फेसिंग बाय द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल बेटे। ठीक है, सेकंड देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेटे। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, ठीक है, और मोर्टेलिटी यानी मृत्यु, और रेट का मतलब आपको दर पता है बेटे, यानी शिशु मृत्यु दर। ठीक है, यानी शिशु मृत्यु दर बेटे कैसे निकाली जाती है बेटे, पर 1000 चिल्ड्रन जब जन्म लेते हैं, व्हेन पर 1000 चिल्ड्रन आर बोर्न, ठीक है, उनमें से बेटे 1 ईयर तक, अप टू 1 ईयर तक जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है बेटे, जब चाइल्ड की डेथ हो जाती है, वो बेटे मिलाकर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। इट मींस डेथ रेट ऑफ अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 चिल्ड्रन। तो डेथ ऑफ अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर बेटे, 1 साल से नीचे जिन बच्चों की मृत्यु हो जाएगी बेटे, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का हिस्सा बन जाएगा। तो शिशु मृत्यु दर भी आपकी काफी हाई थी बेटे, 218 पर 1000। तो उस समय देखिए अगर 1000 बच्चों ने, नए बच्चों ने जन्म लिया बेटे, तो उनमें से 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी बेटे। जो इन्फेंट जन्म लेते थे उनमें से 218 बच्चों की मृत्यु अप टू 1 ईयर या तो जन्म लेते बेटे हो जाती थी डेथ, या फिर 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती, जो कि काफी हाई है बेटे, काफी हाई है, लगभग 21.8। ठीक है, 218 चिल्ड्रन हो गए ना 1000 के पीछे, तो 21.8% लगभग हो गया ये आपका बेसिकली। ठीक है, तो इतनी ज्यादा मृत्यु दर हाई थी बेटे, जो अगेन क्या इशारा करते, किस तरफ इशारा करते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटी वाज बिलो द पार बेटे, एवरेज से भी कम हेल्थ केयर फैसिलिटी थी, जिसके कारण जो बच्चे हैं बेटे उन्हें हमारे डॉक्टर्स, देश के डॉक्टर उस समय पर बचा नहीं पाते थे, जिसके कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई थी, 218। आज की अगर बात की जाए बेटे, एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो 1000 चिल्ड्रन के बीच से ओनली 32 जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जो कि इशारा करती है कि इस समय इंडिया काफी डेवलप हो चुका है, काफी विकास किया है भारत ने, और हेल्थ केयर फैसिलिटी जिसे हम कहते हैं बेटे, गुड हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, नर्सिंग होम्स वगैरह हो गए, इनकी फैसिलिटी भी काफी इंक्रीज हुई है, जिसके कारण ये मृत्यु दर बेटे 218 से 32 तक पहुंच चुकी है। ये था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बेटे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब होता है, ठीक है, लाइफ ऑफ एन एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन, ठीक है, एवरेज
लाइफ ऑफ पॉपुलेशन मान लीजिए कि भाई हमारी जनसंख्या की एवरेज लाइफ क्या है बेटे, ठीक है, एवरेज लाइफ क्या है, कितना साल जीते बेटे, तो उस टाइम पर एवरेज लाइफ ओनली 32 ईयर्स था बेटे, यानी कि 32 साल के लोगों की मृत्यु हो जाती थी। देखिए कितनी ज्यादा बिलो थी बेटे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ठीक है बेटे, जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं भाई कि ठीक है, एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन कितनी है, एवरेजली पर पर्सन कितनी जिंदगी जी रहा है बेटे, तो उस साल पर देखिए केवल 32 ईयर्स थी, और आज के समय बेटे लगभग आपकी है 69.4 ईयर, जो कि काफी सही है, ठीक है, 69.4 ईयर्स लगभग आज के समय प्रेजेंटली 70 साल आदमी जीता बेटे, जबकि उस साल केवल 32 साल जीता था। अगेन 32 ईयर्स जीता था बेटे, इसका मतलब पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, और साथ ही साथ बेटे उस टाइम पर वार्स वगैरह भी होते थे भाई, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी। इस कारण ये बेटे जीवन प्रत्याशा दर जो है भारत की काफी कम थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बेटे। सो लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम बेटे, हेल्थ केयर फैसिलिटी उस समय थी नहीं, लोग अवेयर नहीं थे बेटे अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है, और लोग के पास इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि भाई कि हमारा इलाज कहाँ हो पाएगा अगर हमें कोई बीमारी है तो बेटे, ठीक है, वार्स वगैरह भी लड़े जाते थे, जिसके कारण जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी बेटे काफी बिलो थी, बहुत कम थी बेटे। आगे देखिए लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर बेटे, साक्षरता दर किसे कहते हैं बेटे, ठीक है, जो पर्सन रीड और राइट कर सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं बेटे, उन्हें हम लिटरेट कहते हैं। देखो एजुकेटेड इज अ डिफरेंट फिनोमिना एंड लिटरेट इज अ डिफरेंट फिनोमिना बेटे, एक पर्सन पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसे हम लिटरेट कर देते हैं, लेकिन एजुकेटेड होने के लिए बेटे आपको जो एजुकेशन के लेवल होते हैं उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। फर्स्ट लेवल बेटे 12th पास करना, सेकंड लेवल ग्रेजुएशन पास करना, थर्ड लेवल बेटे पोस्ट ग्रेजुएशन पास करना या कोई टेक्निकल कोर्स वगैरह करना। तो जब ये सारी लेवल पार हो जाते हैं तब आप एजुकेटेड कहलाते हो, लेकिन अगर आप 10th क्लास के बाद ही रीड और राइट करना शुरू कर देते हो, पढ़ना और लिखना शुरू कर देते हो, देन यू आर लिटरेट बेटे, ठीक है। तो लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं बेटे, तो लिटरेसी रेट भी उस समय काफी कम थी बेटे, ओनली 16% थी लिटरेसी रेट बेटे, ठीक है, यानी 100 लोगों में से केवल 16 लोग ही पढ़ पाते थे बेटे, जो कि काफी कम है, बिलो पार है, ठीक है, 50% के आसपास भी नहीं थी बेटे, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है द सोशल बैकवर्डनेस ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, जो हमारे देश की सोशल सोसाइटी थी जो बेटे बैकवर्ड टाइप की थी। अच्छा ये 16% तो ओवरऑल बेटे, अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें बेटे तो फीमेल लिटरेसी रेट तो और ज्यादा खराब थी, ओनली 7%, यानी 100 औरतों में से 100 फीमेल में से, ठीक है, ओनली 7% यानी 7 फीमेल पढ़ती थी, जबकि ये 16% ओवरऑल है बेटे, ओवरऑल इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ गए, इसमें केवल गर्ल्स आती थी बेटे, तो काफी खराब थी आपकी लिटरेसी रेट भी, ठीक है। दिस इंडिकेट द जेंडर बाइसनेस इन द सोसाइटी, लड़कियों को केवल 7% पढ़ाते थे, ठीक है, आदमियों को केवल 16% के आसपास पढ़ा देते थे, जिससे काफी खराब थी बेटे आपकी लिटरेसी रेट भी। तो ये था भारत की बेटे डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जनसांख्यिकी विवरण ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बेटे, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, सोशल बैकवर्डनेस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम, जिससे कि पता लगता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत खराब थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी, हेल्थ केयर फैसिलिटी खराब थी, साथ ही साथ वॉर्स लड़ाई युद्ध वगैरह लड़े जा रहे थे जिसके कारण खराब थी। और लिटरेसी रेट बेटे साक्षरता दर यानी कि जो लोग पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं उनकी परसेंटेज तो बहुत कम थी, 16% ओवरऑल, और अगर फीमेल की आप बात करो तो ओनली 7% बेटे फीमेल पढ़ पाती थी, ठीक है बेटे, ओके। ये बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेमोग्राफी ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक मैंने बताया क्या होता है हिंदी में, जनसांख्यिकी बेटे, ट्रांजिशन यानी बदलाव। अब देखिए जनसंख्या में किस तरह से भारत में बदलाव आया बेटे, ठीक है, देखिए इन हिस्ट्री भारत के इतिहास में 1921 इज रिगार्डेड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बेटे। तो भारत के जनसंख्या के इतिहास में बेटे, भारत की जनसंख्या के इतिहास में 1921 को हम द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं बेटे। क्यों कहते हैं मैं बता देता हूं, क्योंकि 1921 से पहले प्रायर टू 1991 बेटे हमारी जनसंख्या स्टेबल नहीं थी, कभी घटती थी कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी कभी बढ़ती थी, एक सेंसस में घटती दूसरे सेंसस में बढ़ जाती बेटे। लेकिन 1921 के बाद आपकी जनसंख्या या हमारी जनसंख्या या इंडिया की जनसंख्या हमेशा इंक्रीज ही हुई बेटे, इसीलिए हमने 1921 को कहा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बेटे। आगे देखिए प्रायर टू 1921 1921 से पहले पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट बेटे, पॉपुलेशन कभी भी कंसिस्टेंट निरंतर नहीं थी, कभी घटती कभी बढ़ती बेटे, ठीक है। साइज ऑफ पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग बेटे, जो पॉपुलेशन थी हमारी जनसंख्या थी वो लगातार बेटे फ्लक्चुएट हो रही थी, बदलाव आ रहा था उसमें,
कभी बढ़ जाती कभी घट जाती बेटे। आफ्टर 1921 1921 के बाद पॉपुलेशन इन इंडिया शोज कंसिस्टेंट राइज बेटे, भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही चली गई बेटे 1921 के बाद। सो इन 1901 बेटे 1901 में देखिए इट शोज ए डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़, यानी 0.04 करोड़ यानी लगभग 4 लाख है बेटे, यानी 4 लाख लोगों से 4 लाख से हमारी जनसंख्या थी वो घट गई बेटे। कैसे देखिए 1891 में 1891 में 23.87 करोड़ से बेटे 23.83 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई, यानी 87 से 83 करोड़ हो गई, यानी कि लगभग 4 लाख लोग घट गए बेटे, यानी मृत्यु हो गई होगी डेफिनेटली। ठीक है, आगे देखिए द सेंसस ऑफ 1911 शोज ए राइज, अब 1911 में फिर बढ़ गई बेटे। देखो 1901 में तो घटी थी आपकी जनसंख्या 4 लाख से, 1911 में फिर से बढ़ गई बाय 1.38 करोड़ से बेटे। ठीक है, 1.38 करोड़ यानी 1 करोड़ 38 लाख लोगों ने नए जन्म ले लिए बेटे। फ्रॉम 23.83 करोड़ बेटे 25.21 करोड़ आपकी हो गई 1911 में, यानी इंक्रीज हुई। अब देखिए अगेन द सेंसस ऑफ 1991 शोज ए डिक्लाइन, 1921 में फिर से आपकी घट गई फ्रॉम 0.07 करोड़ यानी 7 लाख से आपकी घट गई 25.21 से बेटे 25.14 लाख आपकी रह गई। तो ये थे आपके पॉइंट। ठीक है, अभी और पॉइंट भी आएंगे। देखिए बेटे हम डेमोग्राफी ट्रांजिशन पढ़ रहे थे कि जनसंख्या में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आया बेटे। 7th पॉइंट है आपका आफ्टर 1921 पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइन। तो बेटे 1921 के बाद मैंने बताया हमारी जो जनसंख्या थी वो कभी नहीं घटी, इट कंटिन्यूअसली राइजिंग, लगातार ये बढ़ती रही। कैसे बढ़ी देखिए 1931 2.76 करोड़, इन 1941 3.96 करोड़, इन 1951 4.24 करोड़ से आपकी जनसंख्या लगातार बढ़ती ही चली गई। देखिए राइज इन पॉपुलेशन लीड्स टू एक्सेसिव बर्डन ऑन मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती चली गई जिसके कारण जो एक्सेसिव बर्डन यानी कि जो दबाव था हमारा पॉपुलेशन के ऊपर वो दबाव बढ़ता चला गया। दबाव बढ़ने से जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बहुत हाई हो जाती है। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसे रोटी खाना कपड़ा मकान ये सब देने के लिए जो खर्चा होता है वो बेटे वो खर्चा हमारा लगातार इंक्रीज होता चला गया। यानी कहने का मतलब है जो मेंटेनेंस एक्सपेंस है हमारी वो इंक्रीज होती चली गई बेटे। देखिए व्हेन मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई, जब हमारी मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हाई है यानी हम अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए सारा खर्च लगा देते हैं बेटे, इट मींस ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट इज लो, यानी जो ग्रोथ जीडीपी पे वृद्धि होने वाली इन्वेस्टमेंट होते बेटे जिसमें हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं बिजनेस सेटअप करते हैं वो काफी लो ही रहेगी, क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहे हो, यानी कि अब जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है वो लो हो जाएगी बेटे। ठीक है, अगर आप अपने आप को इतना ही कमा रहे हो कि अपने आप को ही रहन सहन में लगा देते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए रुपये बचता ही नहीं है। यही हाल इंडिया के साथ हुआ बेटे, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट पर 7 रुपये खर्च हो जाता था, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट पर के लिए कुछ बचता ही नहीं था, यानी कि नए बिजनेस नए एंटरप्राइज खोलने के लिए कुछ रुपया बचता ही नहीं था, जिससे कि इंडिया स्टैग्नेंट और बैकवर्ड बनता चला गया। देखिए लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट इट पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ ए कंट्री, यानी भारत एक पिछड़ा देश बन गया था बेटे जहां पर कैपिटल इनकम बहुत लो थी और एक स्टैग्नेंट कंट्री बन गया था जहां जीडीपी ग्रोथ रेट भी काफी लो थी बेटे। ठीक है, दोनों ही काफी लो थी जिसने इंडिया की पॉवर्टी में और कंट्रीब्यूट किया। देखिए टिल 1951 तक बेटे राइज इन पॉपुलेशन इज नेवर अलार्मिंग मतलब खतरे की घंटी बेटे। 1951 तक जो हमारी पॉपुलेशन थी उस टाइम कोई खतरा नहीं था बेटे, कोई खतरा नहीं था, क्योंकि जो पॉपुलेशन का राइज था वो स्लो रेट से था। देखिए 2.76 करोड़ 3.96 करोड़ 4.21 करोड़, यानी इंक्रीज तो हो रही है बट स्लाइटली हो रही है, इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही कि हमारे खतरे की घंटी की है। लेकिन 1951 के बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई बेटे वो तो फिर एक्सप्लोसिव नेचर की बन चुकी थी, वो विस्फोटक तरीके की बन चुकी थी जो भारत के लिए खतरे की घंटी का निशान था बेटे कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो काफी कुछ हमें ठीक है सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है और कर भी रहे बेटे। फिलहाल पॉपुलेशन बहुत हाई है, मुस्लिम कंट्री के जो लोग हैं वो भी इंडिया में आ रहे हैं जिसके कारण पॉपुलेशन लगातार
लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब है 1951 तक कोई खतरा नहीं था बेटे पॉपुलेशन में, लेकिन इसके बाद जो पॉपुलेशन बढ़ी फिर उसने बेटे खतरा देना शुरू कर दिया। सो आफ्टर 1951 एक्सप्लोसिव नेचर, ठीक है, जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा था वो एक्सप्लोसिव नेचर का था, खतरे की घंटी का निशान था बेटे, ठीक है। और खतरे की घंटी का निशान का मतलब था कि मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट आपकी लगातार बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था, लैंड पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, देश के नेचुरल रिसोर्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण पूरी जनसंख्या को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो गया, ठीक है। और जो कितना भी खर्चा था, इंडिया जितना भी रुपए कमा रहा था सारा मेंटेनेंस पे चला जाता था, इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बच पाता था, जिसके कारण इंडिया की जो इकोनॉमी है बेटे वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट हो गई। इस पॉपुलेशन ने कंट्रीब्यूट किया टू मेड इंडिया अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट कंट्री बेटे। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन ने भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत की थी बेटे। पहली ट्रेन 1853 में चली थी आपकी मुंबई से ठाणे के बीच बेटे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो रेलवे की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते बेटे। ये बॉक्स में आपको दिए हुए हैं पेज नंबर 18 पर, 18 पर। देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट बेटे। रेलवे के जरिए देश के कोने कोने में बेटे माल पहुंचाया जा सकता है, माल को, ठीक है, डिलीवर्ड किया जा सकता है। तो रेलवे के आने से हुआ क्या बेटे, जो डोमेस्टिक मार्केट थी हमारी, जो घरेलू बाजार था बेटे, उसका विस्तार, उसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, जिससे कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है बेटे वो करना आपको आसान हो गया। सेकंड देखिए, रेलवे फैसिलिटेट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेटे। मैंने बोला था एग्रीकल्चर दो तरीके से की जाती है, या तो सब्सिस्टेंस के लिए या कमर्शियलाइजेशन पर्पस के लिए बेटे। सब्सिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर जब मानी जाती है जब भाई खेती आप करो केवल अपने गुजारे के लिए, उसे मार्केट में बेचने के लिए ना करो आप खेती, केवल अपने गुजारे के लिए आप खेती करो और उसे मार्केट में ना बेचो बेटे। दूसरा होता है कमर्शियलाइजेशन आउटलुक। इसमें क्या होता है, हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसे मार्केट में बेच देते हैं। तो रेलवे के आने से एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ बेटे। जो फार्मर्स का आउटलुक था ना, जो फार्मर्स की सोच थी बेटे, उस सोच में बदलाव आया। उन्हें लगा भाई अब रेलवे के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को, हम अपने जो भी फसल वो उगा रहे हैं उसको भारत के विभिन्न पार्ट्स तक, एवरी पार्ट तक हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं बेटे। तो इससे उनके आउटलुक में चेंज आया, कमर्शियलाइजेशन आउटलुक उनको बेटे मिल गया। दिस इंप्लाइड अ मोजेस्ट चेंज इन द आउटलुक ऑफ फार्मर, दे स्टार्टेड व्यूइंग फार्मिंग एज अ बिजनेस। तो बेटे फार्मिंग अब उन्हें एक बिजनेस की तरह दिखाई देने लगी, नॉट ओनली अ मेयर ऑफ सब्सिस्टेंस की तरफ नहीं, अब बिजनेस की तरह दिखाई देने लग गई। फिर देखिए रेलवे अनेबल द पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स बेटे। पहले तो लोगों को इधर से उधर जाने में बेटे बहुत समय खर्च हो जाता था, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन रेलवे के आने से बेटे, ठीक है, लोग जो थे वो अपने इंटीरियर, ठीक है, अब इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर मतलब आंतरिक, देश के अंदर तक किसी भी भाग में इजीली जा सकते थे बेटे, इजीली अपने सगे संबंधियों से मिलने, ठीक है, शादी ब्याह में इजीली वो जा सकते थे। इससे पहले उनका जाना बेटा थोड़ा मुश्किल हो जाता था डिस्टेंस प्लेस तक। तो रेलवे ने बेटे जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी उसे खत्म कर दिया और साथ ही साथ बेटे जो जर्नी थी उनको आसान बना दिया बेटे। लास्ट पॉइंट है फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री। जो गुड्स थे बेटे फास्टर, तेजी से बेटे देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने शुरू हो गए बेटे, ठीक है। इससे पहुंचने से काफी बेटे फायदा मिला, क्योंकि जो फेमाइंस वगैरह आते थे, ठीक है, भूकंप आता था, बाढ़ आती थी बेटे, तो उस समय जो लोग खतरे में होते थे उन्हें बेटे रोटी सब्जी, ठीक है, कपड़े वगैरह पहुंचाना जरूरी हो जाता था बेटे। तो रेलवे ने इसका काम आसान बना दिया बेटे। रेलवे बहुत जल्दी ट्रांसफर कर देती थी गुड्स को, जिससे कि जो प्राकृतिक आपदाएं वाले क्षेत्र है उन्हें बेटे उन्हें इजीली कंट्रोल किया जा सकता था, नियंत्रण किया जा सकता था और लोगों को बेटे सुविधाएं पहुंचाई जा सकती थी। तो रेलवे के ये फायदे हमें मिले। अब नेगेटिव इंपैक्ट देखिए, इट कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। मैंने बेटे शुरू में बताया था अंग्रेजों ने रेलवे कोई भारत के विस्तार के लिए नहीं बनाई थी, अपने फायदे के लिए बनाई थी बेटे। तो रेलवे के थ्रू उन्होंने ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स आता था, देखिए इंडिया से क्या करते थे इंग्लैंड वाले बेटे, रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे, जो कच्चा माल था, जो इंडिगो होती थी बेटे, ठीक है, अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बेटे। तो इंडिया से तो रॉ मटेरियल वो ले गए और इंडिया में जो बने बनाई चीजें थी, फिनिश गुड्स थी, वो इंडिया में लाकर वो ट्रांसफर कर देते थे। तो रेलवे ने क्या किया, इंडिया की कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को और बढ़ा दिया बेटे। उन्होंने इंग्लैंड के प्रोडक्ट को भारत के हर हिस्से, आंतरिक हिस्सों तक पहुंचा दिया, जिससे जो भारतीय इंडस्ट्रीज थी, भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थे बेटे, उनका पतन हो गया।
इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट थे वो पूरे भारत में छा गए बेटे रेलवे के जरिए। पहले तो उन प्रोडक्ट को पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन रेलवे हर कोने तक उन्होंने पहुंचाई और हर कोने तक अपने प्रोडक्ट को बेटे पहुंचाया, जिससे कि भारत का जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था वो और ज्यादा बढ़ गया बेटे। सेकंड देखिए, फिनिश गुड्स एज इंपोर्ट्स टू द इंडियन इंडस्ट्री कुड इजीली बी ट्रांसपोर्टेड। जो फिनिश गुड्स बेटे इंग्लैंड बेचता था यहाँ इंडिया के अंदर, वहां से यहाँ बेचता था बेटे, उन्हें भारत के कोने कोने तक पहुंचाना, भारत के इंटीरियर आंतरिक हिस्सों तक पहुंचाना आसान हो गया। इससे बेटे इंग्लैंड के जो गुड्स थे वो पूरे भारत के अंदर छा गए और भारतीय प्रोडक्ट की मार्केट खत्म हो गई। थर्ड देखिए, द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। बेटे रेलवे ने ब्रिटिश प्रोडक्ट को बेटे पूरे भारत की मार्केट तक पहुंचाने का काम किया, ठीक है। ब्रिटिश प्रोडक्ट को पूरी भारत की मार्केट के अंदर पहुंचा दे बेटे, ठीक है। ब्रिटिश प्रोडक्ट का फैलाव हो गया पूरे भारत के अंदर, स्प्रेड आउट हो गया बेटे पूरे भारत के अंदर। तो इससे इंडिया को नुकसान नहीं हुआ। इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी बेटे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसका पतन हुआ, उसका खात्मा हो गया। तो ये थे रेलवे का इम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच।